Good morning, dear students. Once again, welcome in history class. I hope all are fine at home. Today, we will discuss the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. So, what is the meaning? Firstly, we will see what is the meaning of nationalism. Nationalism, what you can say that nationalism is patriotic feelings towards love. We can say that towards our country. यानी कि हमें अपनी कंट्री के प्रति प्यार होना, उसके अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग होना, उसके प्रति देशभक्ति की भावना, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म. But today we will discuss about the how that nationalism spread in Europe, या how the nationalisms emerged from the Europe continent. So firstly we will see nationalism in Europe. It means in Europe continent, how the nationalisms emerged. France, these in that chapter today we will discuss mainly four countries: France, Germany, Italy and Britain. These are the main countries. Today we will discuss how the nationalisms, yeah, we can say that how these countries became a nation state. Clear? It led to the emergence of nation state in place of multinational dynasties, empires of Europe. यानी कि before that what they want to say here कि before the nation state who were ruling here, multinational dynasties, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की डायनेस्टीज यहाँ पर रूल कर रही थी. एम्पायर्स ऑफ यूरोप, तो यानी कि क्या थे, कौन रूल कर रहा था यहाँ पर? एम्पायर्स. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द नेशन स्टेट कि व्हाट डू मीन बाय द नेशन स्टेट. फर्स्ट आप समझो कि नेशन क्या होता है. नेशन, व्हाट डू मीन बाय नेशन? ए बॉडी ऑफ पीपल हु आर यूनाइटेड बाय सेम पास, यानी कि ए बॉडी ऑफ पीपल हु आर यूनाइटेड, किससे यूनाइटेड है वो? बाय सेम पास्ट, कल्चर, political system and common interest can be defined as a nation. इसको हम क्या बोल सकते हैं? nation. But what we call कि which were called the nation states. Nation states, the concept of nation state was one in which people and rulers of land, यानी कि people and rulers, what they will do of land, came together to develop a sense of common identity, यानी कि common identity हो and shared history. Clear up to here? So when you will open your book, you will see one picture, or what is given in that picture? What is given? So first we will see in 1848 Frederic Soriot. Who was the Frederic Soriot? Was a French artist. ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि who was Frederic Soriot? Soriot कौन थे? Frederic Soriot was a French artist. In 1848 he wrote डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी कि विच टाइप ऑफ सोसाइटी ही वॉन्ट्स, कैसी सोसाइटी चाहते थे, क्या इनका एक यूरोपियन विजन दिया इन्होंने, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. फॉर दैट पर्पज ही विजुअलाइजिंग हिज प्रिंटिंग इनटू 4 प्रिंट्स, मतलब इन्होंने अपनी प्रिंटिंग को किस में पेश किया? 4 उसमें डाला. इन फर्स्ट प्रिंट विजुअलाइजिंग का हम कह सकते हैं कि इन्होंने 4 उसमें रिप्रेजेंट किया. Made up of democratic and social republics, clear, and prepared a series of 4 prints. In first print हम क्या देखते हैं? फर्स्ट प्रिंट में पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यानी कि यूरोप का मतलब होल यूरोप कॉन्टिनेंट एंड अमेरिका, आर मार्चिंग एंड पेइंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यानी कि यूरोप के लोग, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट के लोग और अमेरिका के लोग आर मार्चिंग एंड पेइंग होमेज, यानी कि किसके प्रति होमेज करते जा रहे हैं? उसको समर्पित करते जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. इन द क्लास 9th वी हैव डिस्कस अबाउट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को किसको हमने किया गया? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को मतलब पर्सोनिफाइड किया था एज ए फीमेल फिगर, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को किस में पर्सोनिफाइड किया? एज ए फीमेल फिगर. जब आप क्लास 9th में पढ़ा था, हमने क्या था? इन वन हैंड सी इज बेयरिंग टॉर्च, एक हाथ में टॉर्च है कि इनलाइटमेंट, अब ज्ञान की, यानी कि इनलाइटमेंट का मतलब गोट द नॉलेज, कि सभी को अब मतलब जो मोनार्किकल सिस्टम था उससे छुटकारा मिलेगा. सेकंड हैंड में उसका क्या था? द चार्टर्स ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी कि अधिकारों का पत्र उसके हाथ में था. एंड नीचे जब आप बुक्स में देखोगे द सेटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट्स इंस्टीट्यूशन, जैसे आप बुक ओपन करोगे नीचे, यानी कि फोरग्राउंड में जमीन के ऊपर कुछ बिखरे हुए पड़े हुए हैं कुछ टुकड़ों में, तो दैट इज क्या था? द सेटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन. एब्सोल्यूट को हम क्या कह सकते हैं इन द हिस्ट्री? इन द फॉर्म ऑफ ए मोनार्किकल गवर्नमेंट. मोनार्किकल गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं. मोनार्किकल गवर्नमेंट दैट वाज
रिप्रेसिव, सेंट्रलाइज एंड मिलिटराइज। हमने देखा कि यूरोप और अमेरिका के लोग मार्चिंग करें, होमेज करें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, और वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ सिंबल्स बिखरे हुए हैं जो डिस्पोटिक पावर को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बिखरे हुए हैं। एंड इन द यूटोपियन व्यू, यानी कि फ्रेडरिक सोरियो अपने यूटोपियन व्यू में क्या शो करते हैं, यूटोपियन का मतलब कहता है ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी कि इस टाइप की वो सोसाइटी स्टैब्लिश करना चाहते थे। और वो कैसे यूटोपियन व्यू में शो किया है कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंट्रीज पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर डिफ्रेंशिएटेड, यानी कि हाउ वी विल डिफ्रेंशिएट कि दैट पर्टिकुलर दीज पीपल बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, डिफ्रेंशिएट थ्रू देयर फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स। यानी कि फ्रेडरिक सोरियो ने अपने यूटोपियन व्यू में क्या शो किया कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर डिफ्रेंशिएटेड थ्रू देयर, कैसे हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, थ्रू देयर फ्लैग्स, कॉस्ट्यूम्स। क्लियर? इन यूएसए एंड स्विट्जरलैंड वर ऑलरेडी, यानी कि दीज टू कंट्रीज ऑलरेडी बिकेम ए नेशन स्टेट। जब ये हमने पिक्चर बनाई इन 1848, तो कहते हैं कि उससे पहले यूएसए एंड क्या कह सकते हैं, जो स्विट्जरलैंड ऑलरेडी वर द नेशन स्टेट, और उनको फॉलो, क्योंकि आप जब बुक देखेंगे तो आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोनों स्टेट आगे निकल चुके हैं। आगे निकलने का मतलब क्या कि दे बिकेम द ऑलरेडी नेशन स्टेट। अब उनको, और इन द प्रोसेसन जो आप वो पिक्चर देखेंगे एक ट्रेन टाइप में चल रही है, एक जुलूस टाइप में चल रहा है, मतलब उसमें आप क्या देखेंगे, इन द प्रोसेसन वर, और कौन है उसमें, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, यानी कि सभी लोग उसमें प्रोसेसन में है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उससे ये पता चल रहा है कि अब ये क्या बनने की उसमें चल रहे हैं, नेशन स्टेट बनने की उसमें चल रहे हैं सभी। तो नाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे आइडिया ऑफ नेशन डेवलप हुआ। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म्स, नेशनलिज्म ना पैट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स आवर कंट्री, नेशन, नेशनलिज्म्स केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, यानी कि इन विच ईयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हेल्ड या हैपेंड इन 1789, on how that nationalisms firstly clear we can expression here, where can we see, during the with the French Revolution in 1789. Here you know very well, before 1789 which form of government was ruling here, monarchical system was ruling here, despotic power was here, ruler is having all the powers in hand. And now French people demanded, now what the French people demanded, establishment of democracy. Now they want to remove the monarchical system and they want to establish here the democratic form of government. Now we will discuss about the what changes came during the French Revolution. Major changes during French Revolution, यानी कि during the French Revolution occurred in which year, 1789. कि what major changes came in the society. Ideas of La Patrie, what is the meaning of La Patrie? Fatherland, fatherland मतलब country, कि ये particular country हमारी है. And ली सिटियोन का मतलब citizens, वर emphasis, क्या किस आइडिया के ऊपर emphasis किया गया, जोर डाला गया, La Patrie fatherland, एंड ली सिटियोन का मतलब citizens, यानी कि fatherland का मतलब country की we are the citizen of that particular country. That idea mainly emphasis here. Clear? La Patrie means fatherland, ली सिटियोन means citizen. Adoptions of new constitution with citizens enjoying equal rights. Equal, why they are saying they have adopted the new constitution, and according to this new constitutions all active citizens can cast their votes, यानी कि they got the voting rights. Enjoying equal rights, यानी कि all got the equally rights. Adopted tricolor as a new French flag and replacing royal standard, जो पहले royal symbols थे, जो royal symbol थे उनको रिप्लेस कर क्या पूरी कंट्री का क्या एक अडोप्ट कर लिया, ट्राई कलर फ्लैग, और उसको क्या नाम देगा, फ्रेंच फ्लैग, रिप्लेसिंग रॉयल स्टैंडर्ड्स. क्योंकि वो हमने 1848 में फ्रेडरिक सोरियो की इमेज में देखा है कि कैसे जो सिंबल्स हैं डिस्पोटिक रूल के वो कैसे सेटेड हो चुके, बिखर चुके हैं मतलब. एंड पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल, क्यों हमने कहा ना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड एंड गिवन द राइट्स टू द पीपल, तो हियर
यानी कि पावर बिफोर 1789 मोनार्किकल सिस्टम वॉज हियर, तो इट मीन्स द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क टू द कॉमन पीपल एंड स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड। स्टेट जनरल क्या थी, वॉज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल मतलब एक्टिव सिटीजन्स, दे विल इलेक्ट द स्टेट जनरल एंड आफ्टर दैट इट वॉज ऑल्सो रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। बाद में इसको क्या नेम दे दिया गया, नेशनल असेंबली। क्लियर अप टू हियर? स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल and after that it was renamed as national assembly and after that French became the national language, यानी कि पूरे उनके फ्रांस की कौन सी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज बन गई, फ्रेंच। फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज एंड रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती थी, उनको डिस्करेज कर दिया गया, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अब फ्रेंच बिकेम द नेशनल language. Clear up to here? Now new national anthem was composed for the country and oaths were taken. New national anthem were composed and oaths were taken. Abolitions of internal custom duties. Internal custom duties was also abolished, यानी कि फिनिश कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। and adoptions of uniform system of weights and measure. एक जैसे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, वेट्स और मेजर्स के एक जैसे सिस्टम अडॉप्ट किए गए। इसी के साथ उन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेशन ऑफ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑल्सो फॉर्मुलेट सेंट्रलाइज, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको भी सेंट्रलाइज कर दिया गया। नाउ द मिशन ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। अब जो फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है उसमें फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज का क्या मेन एम था, वॉज टू लिबरेट। लिबरेट का मतलब क्या था, फ्री द पीपल ऑफ यूरोप, कि यूरोप के लोगों को किससे फ्री करना है, डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म का मतलब जो मोनार्किकल सिस्टम है, जो मोनार्किकल पावर है, उससे उनको क्या करना है, आज़ादी दिलवानी है। एंड हेल्प पीपल टू फॉर्म नेशन, और इन लोगों को किस में बनवाने में हेल्प करवानी है, हेल्प द पीपल टू फॉर्म नेशंस। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। तो द मिशन यानी कि एम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज वॉज टू लिबरेट। लिबरेट का मतलब क्या था, फ्री करवाना है। द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम, किससे फ्री करवाना है, डिस्पोटिज्म रूल से, जो मोनार्किकल सिस्टम रूल है उसको रिमूव करना है। एंड हेल्प पीपल टू फॉर्म नेशन, जब मोनार्किकल सिस्टम दूर होगा तो ऑटोमेटिकली दीज कंट्रीज विल बिकम द नेशन। क्लियर? एंड फॉर दैट फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप। खाली फ्रांस अपनी ही कंट्री में नहीं रहा, यानी कि मूव टू द डिफरेंट सिटीज़ ऑल्सो ऑफ यूरोप। एंड व्हाट हैपन, setting up of Jacobin clubs, or for that purpose what they have established here, Jacobin clubs, or Jacobin clubs was established by the middle educated people and the students। यानी कि Jacobin club, who set up the Jacobin clubs, by educated middle class and the students, they have set up the Jacobin clubs। and where then कि France reached the different cities of Europe। now नेशनलिज्म आइडिया, हाउ द नेशनलिज्म यानी कि जो पैट्रियोटिक फीलिंग, हाउ इट वॉज आइडिया टेकन अब्रोड बाय द फ्रेंच आर्मीज, यानी कि जो अब्रोड, जो अदर कंट्रीज़ में जो आइडियाज़ गया वो किसके थ्रू गया, फ्रेंच आर्मीज़ के द्वारा। ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि हाउ द नेशनलिज्म्स आइडियाज़ टेकन अब्रोड, हु हैज़ टेकन, फ्रेंच आर्मीज़। एंड फ्रेंच आर्मीज़ मूव्ड इनटू हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इटली इन 1719, क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन विच ईयर, 1789, और इन 1790 दैट आइडिया स्प्रेड इनटू द डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो। यानी कि फ्रेंच आर्मीज मूव्ड इनटू, जैसे जैसे फ्रेंच आर्मी मूव करती गई उन्होंने हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम एंड इटली, they spread the ideas in which year, in 1790। now we will discuss about the Napoleon code, या we can say that civil code of 1804। now we will discuss the Napoleonic code, या we can say that the civil code of 1804। firstly we will discuss the in 1799 नेपोलियन सीज्ड पॉलिटिकल पावर, यानी कि फ्रांस में अब किसकी पावर आ चुकी थी, नेपोलियन की। तो व्हाट ही हैज़ डन हियर, ही डिस्ट्रॉय फर्स्टली डेमोक्रेसी फ्रॉम द फ्रांस, यानी कि नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट ही इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरीज प्रिंसिपल, विच रिवोल्यूशनरीज प्रिंसिपल, बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिविल कोड ऑफ 1804। क्या था ये सिविल कोड ऑफ 1804 जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया, एंड विच केम टू बी नोन एज द, या तो सिविल कोड ऑफ 1804 बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द नेपोलियन कोड। इन विच ईयर
Napoleon seized the political power in 1799, and what is done by the Napoleon? He destroyed the democracy from the France. Which improve, these are the positive aspect of the, we can say that these are the positive aspect of the civil code of 1804. फर्स्टली इसने क्या किया फ्रांस में? प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि स्पेशल राइट, जो बाई बर्थ जो स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, एब्लॉइश यानी कि उनको फिनिश कर दिया गया, एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ वॉज इस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू द सिविल कोड ऑफ 1804 कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, एंड दोज हु विल गोट द राइट बाय बर्थ, ऑल राइट्स वर फिनिश, यानी कि एब्लॉइश. सेकेंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि सिक्योर टू राइट टू, इस्टेब्लिशमेंट का राइट का मतलब सिक्योर टू राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि अभी सभी को प्रॉपर्टी रखने का या प्रॉपर्टी प्राप्त करने का अधिकार मिल गया. फ्यूडल सिस्टम एब्लॉइज्ड, फ्यूडल सिस्टम का मतलब जो सामंती अधिकार जो मिले हुए थे, एक लोग कहते हैं कि पूरा एरिया मेरा है, पूरी जागीर मेरी है, इस सिस्टम को भी नेपोलियन ने फिनिश कर दिया. पीजेंस फ्रीड फ्रॉम सर्फडम, सर्फडम का मतलब क्या होता है? स्लेवरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्फडम? स्लेवरी, जिसको हम बंधुआ मजदूर बोलते हैं, इससे भी पीजेंट्स को फ्री कर दिया. एंड मैनोरियल ड्यूज, मैनोरियल मतलब जो सामंती जो ड्यूज थे वो उनको भी बंद कर दिया गया. एंड रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड का मतलब जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, रिस्ट्रिक्शंस इन टाउन्स, यानी कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस क्या कर दिए गए? रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए. इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और किस में और इम्प्रूवमेंट किया? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में, ताकि मूवमेंट हो सके सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली. अडोप्शंस ऑफ कॉमन नेशनल करेंसी, और एक करेंसी अडोप्ट की गई, एक मेन कॉमन नेशनल करेंसी अडोप्ट करने से क्या बेनिफिट हुआ इससे? आप क्या बता सकते हो कि जो कॉमन करेंसी अडोप्ट करी तो बेनिफिटेड ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इससे पूरी सोसाइटी को बेनिफिट हुआ इससे. यूनिफॉर्म लॉज, एक जैसे लॉज किए गए. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर, एक पूरे फ्रांस में एक जैसे वेट और मेजर किए गए कि ताकि कहीं पर नाप और तोल में कोई कमी नहीं आए, तो एक जैसा सिस्टम किया गया. बट इस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ ही सिविल कोड ऑफ 1804 के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे. फर्स्ट, इंक्रीज टैक्स सिस्टम, ये तो इम्प्रूवमेंट किए बट इसी के साथ साथ क्या किया? टैक्स सिस्टम में इंक्रीज कर दिया, बढ़ावा कर दिया. सेकेंड, सेंसरशिप्स वर इम्पोज, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि आप जो नेपोलियन जो बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, उसी के खिलाफ अगर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है, तो सेंसरशिप वर इम्पोज, यानी कि पूरी पावर अब किसके पास में आ गई? विद द हैंड ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन पूरी पावर को कंट्रोल कर. नाउ लोगों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली कहा गया कि यू हैव टू कम एंड ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी. क्यों रिक्वायर थी फ्रेंच आर्मीज़ की? फ्रेंच आर्मीज़ वर रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप एट्सेट्रा, क्योंकि फ्रेंच आर्मीज़ की किस में आवश्यकता थी? पूरे यूरोप को, बचे हुए यूरोप को कंकर यानी कि जीतने के लिए. तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द व्हाट डू मीन बाय नेपोलियन कोड, सिविल कोड ऑफ 1804. ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द सिविल कोड ऑफ 1804 या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804. तो आपको स्टार्ट करना है कि इन 1799 नेपोलियन सीज द पॉलिटिकल पावर, he destroyed the democracy and he incorporated the some functions also power. तो according these are the positive aspects of the 1804 code के, और these are the negative aspect. Negative mainly increased tax system, censorships were imposed and French armies were required to conquer, यानी कि लोगों को forcefully बोला गया कि you have to come and join the army to conquer the rest of Europe etc. Now we will discuss about the making of nationalism in Europe. Now we will discuss the making of nationalism in Europe, यानी कि how the nationalism feeling developed in the Europe. Till the mid of 18th century there was no nation state, यानी कि till the mid of the 18th century there was no nation state. Why we are saying? Because Germany, Italy and Switzerland divided into different kingdoms, duchies and cantons, यानी कि they were divided into the different kingdoms, small parts या division of the country. And they didn't share a collective identity or a common culture. So that's why we can say that that time these countries were not we can say that the concept of the nation state, because they didn't share the collective identity or shared a common culture. Here they spoke different languages and they have belonged to different ethnic groups also. So we can take the example here, Austria, Habsburg Empire.
The Habsburg Empire ruled here Austria and Hungary. Where it was ruled? Austria and Hungary. And in the Austria-Hungary, that is also included in the different regions, इनकी different areas इसमें included थे. Alpine regions में Tyrol, Austria, Bohemia, Sudetenland, and though mainly here German or Italian. Many languages are spoke here. Mainly aristocrat people speak here German language, और Italian speaking provinces were Lombardy and Venetia. यानी कि डिफरेंट जो अरिस्टोक्रेट पीपल थे वो तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे यहाँ पर जर्मन, और इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस कौन सी थी यहाँ पर मेनली लोम्बार्डी एंड वेनेशिया. तो कहने का मतलब है टिल द मिड ऑफ 18th century देयर वाज द नो कंसेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट, बिकॉज वी सी द एग्जाम्पल ऑफ हब्सबर्ग एम्पायर ruled where it was ruled in the Austria and Hungary, or that was also divided into different area, different region, mainly Alpine region, Tyrol, Austria, Bohemia, Sudetenland, and mainly two languages speak here. And after that we will discuss about the Polish. If you want read your book properly, so you will find out the different languages spoke here, but mainly we were discussing here only two, German and Italian. So aristocrat people speak here German, or Italian speaking provinces are Lombardy and Venetia. Now we will discuss about the two classes, the aristocracy and the new middle class. Who were the aristocracy? Rich landed aristocracy was the dominant class, यानी कि who is their main powerful? Rich landed aristocracy was the dominant class, but and that class were united by how they were united by a common way of life that cut across regional divisions. रीजनल डिविजन्स के बावजूद भी सब क्या थे? यूनाइटेड थे. एंड दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी थी. दे ओन्ड स्टेट्स अपने अपनी. एंड दे स्पोक फ्रेंच, और विच लैंग्वेज मेनली स्पोक हियर? दे स्पोक फ्रेंच. फॉर विच पर्पजेज? फॉर पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी. एंड हाउ दे वर कनेक्टेड टू ईच अदर? दे वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेज, यानी कि आपस में संबंध बनाकर मैरिज के थ्रू. बट दे वर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप, बट इनकी पॉपुलेशन क्या थी? कम थी. दे आर इन लेस इन क्वांटिटी. न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप था इनका. द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, पर ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? पीजेंट्स की. तो क्या था ये? लो क्लास थी यहाँ पर, लैंडलेस. दे वर नॉट हैविंग एनी लैंड एंड मोर पॉपुलेशन and no rights. Who? Peasantry. They, it means low class, landless, more population भी ज़्यादा है, but they don't have any rights. Who is having all the rights? Only aristocracy people here. And after that we can see that to the west the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in states eastern and central Europe the pattern of land holdings was characterized by वॉस स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ. जो हमने कहा था लैंडलेस लेबर या फील्ड लेबर्स के द्वारा काम उनसे करवाया जाता था. नाउ द न्यू मिडिल क्लास, की हाउ द न्यू मिडिल क्लास emerged in the western and the central Europe. In the western and the central Europe, the growth of इंडस्ट्रीज़, यानी कि इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप किसका डेवलपमेंट हुआ? किसका ग्रोथ हुआ यहाँ पर? इंडस्ट्रीज़ का. तो द एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, तो इससे क्या डेवलप हुई? एक कमर्शियल क्लास. तो ए न्यू सोशल ग्रुप्स केम अप, और न्यू सोशल ग्रुप कौन था? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जो उसमें काम करने वाले लोग थे. और इसी से एक मिडिल क्लासेस. इसी के साथ हम एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century. यानी कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? सेकेंड हाफ ऑफ द 18th centuries. बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th centuries. इसी के साथ एक न्यू क्लास, और हमारा जो मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लासेज में कौन थे? मिडिल क्लासेज मेड अप ऑफ इंडस्ट्रीज. किस किस से मिलकर बनी हुई थी मिडिल क्लास? इंडस्ट्रीज थे उसमें, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स. अब इसी मिडिल क्लास में क्या हुआ? एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग. एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास emerged, एंड दैट आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी. इन्होंने किस आइडिया को अडोप्ट किया? आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड फॉलोइंग द एबोलिशंस ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस. और इसके ऊपर क्वेश्चंस मार्क उठाए कि जो स्पेशल राइट्स हैं, जो अरिस्टोक्रेसी को जो स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, उनको एबोलिशंस होना चाहिए, उनका
ख़त्म होना चाहिए उनको। क्यों ख़त्म होना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने अब क्वेश्चंस मार्क लगाना चाहिए। अब आप देखो कि कैसे हम कह सकते हैं कि हाउ डिड नेशनलिज्म्स एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट अमर्ज हियर इन नेशनलिज्म इन यूरोप में। हम कह सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट एरिया वाइज है, कोई कलेक्टिविटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसके बावजूद भी ये आइडिया ऑफ नेशन स्टेट का कैसे डेवलप हुआ, धीरे धीरे यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मिडिल क्लास डेवलप हुई जो मेनली इंडस्ट्रीज से बनी, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, और आफ्टर दैट मिडिल क्लास में भी एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, एंड दोज और व्हाट दे वर क्वेश्चनिंग दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी। उन्होंने किसके ऊपर क्वेश्चन किया, एक कंट्री की नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, और एवोल्यूशंस ऑफ अरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस, और इसके ऊपर भी गेंड पॉपुलरिटी की, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस में जो अरिस्टोक्रेसी को जो स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं वो अब क्या होने चाहिए, एबोलिश होने चाहिए, फिनिश, खत्म होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. Now we will discuss about the what did liberal nationalism stand for. What did liberal nationalism stand for? Now we will discuss about liberalism derives from the Latin word, यानी कि liberalism taken from which word? Latin word liber meaning free, यानी कि किस वे में फ्री होना चाहिए. Now we will discuss. लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल. सबसे पहले लिबरलिज्म ने किस चीज़ की ओर एम्फेसिस किया, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल्स को फ्रीडम होनी चाहिए, एंड इक्वलिटी ऑल बिफोर द लॉ, यानी कि ऑल शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. सबसे पहले फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, कि हर किसी को फ्रीडम मिले. सेकंड, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. सेकंड, कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, कंसेप्ट का मतलब किसके बननी चाहिए, किसकी सलाह मशवरा से बनेगी, विद द हेल्प ऑफ द पीपल, कि पीपल गवर्नमेंट को चूज़ करे इसमें. एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि जो रिच पीपल हैं उसका एंड किया जाए, एंड ऑफ जो हैंडफुल पीपल है उनका. एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, यानी कि जो स्पेशल बर्थ राइट है उनको भी रिमूव किया जाए, उनको भी ख़त्म किया जाए, एंड किया जाए. फ्रेम ए वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स थ्रू पार्लियामेंट. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि पीपल विल चूज द गवर्नमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसके थ्रू चूज होकर आनी, थ्रू द पार्लियामेंट. और हु विल चूज द पार्लियामेंट, हु विल फॉर्म द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट विल फॉर्म बाय द पीपल. एंड स्ट्रेस द एम्फेसिस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि कंपल्सरी क्या है कि दे वांट टू प्रोटेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए. अब हम देखते हैं कि लिबरलिज्म का पॉलिटिकल स्फीयर का मतलब क्या है. इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिडंट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. इनका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कि सभी लोग इक्वल होंगे. पर उस समय क्या था, किस वे में इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. यू कैन सी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हाट हैपेंड, all the peoples didn't get the voting rights. Who got the only voting right? Only property man got the voting rights. And even we can say that even the Jacobin clubs period, when the Jacobin club set up during the Robespierre time, only few people, यानी कि only adult people got the voting right. उस समय भी ये हुआ. And after that नेपोलियन ऑल्सो रिड्यूस द वोटिंग राइट टू द वीमेंस, दे डिडंट गिव. तो यानी कि ये जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर, यानी कि यूनिवर्सल सफ्रेज कंसेप्ट को अडोप्ट नहीं किया गया. पॉलिटिकल फील्ड में हम कह सकते हैं. नाउ इन इकोनॉमिक स्फीयर का मतलब क्या है लिबरलिज्म का, कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स की फ्रीडम हो, किस वे में, सो दे कैन ईजिली डू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज. द एबोल्यूशंस ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो कंट्री का, जो स्टेट का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको इम्पोज होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, सो दे कैन ईजिली डू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. ये मतलब था, यानी कि इकोनॉमिक स्फीयर का मतलब. अब विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग हियर, जैसे हमने देखा नेपोलियन कोड आया, उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, वेट और मेजर का स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की, सेंट्रलाइज सिस्टम अडोप्ट करने की कोशिश की, पर इट वॉज नॉट सक्सेसफुल. क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसमें, हम ये देख सकते हैं कि जैसे कॉन्फेडरेशन था ऑफ 39 स्टेट्स का जर्मन में, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वे आर इन जर्मन. इट मीन्स ऑल द स्टेट्स आर हैविंग द डिफरेंट ओन करेंसी, वेट्स एंड मेजर. तो यानी कि विच प्रॉब्लम दे फेस हियर, कस्टम ड्यूटीज और एल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टम ड्यूटीज, बैरियर्स का मतलब ये क्या है. इन 1833 फ्रॉम हमबर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स
वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। अगर किसी एक मर्चेंट्स को अपना कुछ सामान बेचने के लिए जाना है इन 1833 में, कहाँ से कहाँ तक, हम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग में, तो उसको कितनी पास थ्रू, कितने कस्टम बैरियर से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, 11 कस्टम बैरियर से। और कस्टम ड्यूटीज ऑफ अबाउट कितना परसेंट कस्टम ड्यूटीज पे करना होगा, अप्रोक्सीमेटली 5%। तो ये काफ़ी डिफरेंसेस था कस्टम ड्यूटीज़ में, तो दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। एल क्या था, मेजर ऑफ क्लोथ्स, या वी कैन से द मेजर ऑफ क्लोथ को मापने की एक इकाई, दैट वाज आल्सो वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल वी कैन से हियर अकॉर्डिंग टू बुक फ्रैंकफर्ट में हम करते हैं तो एक एल को नापने का कितना सेंटीमीटर, मतलब 54.7 सेंटीमीटर क्लोथ। अगर उसी क्लोथ को हम मेंस में नापते हैं, मेजर करते हैं, तो 54.7 है, तो वहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 55.1। और उसी क्लोथ को अगर हम न्यूरेमबर्ग में करते हैं तो देखो कितना बन गया, 65.6। और उसी क्लोथ को अगर हम फ्राइबर्ग में करते हैं तो 53.5 सेंटीमीटर, ये हमारा हुआ है। तो यानी कि दीज आर द डिफरेंस इन द कस्टम ड्यूटीज एंड एल। तो नाउ व्हाट दे वांट हियर, दे वांट ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, कि कम से कम इकोनॉमी वाइज एक यूनिफाइड तो हो सिस्टम। कैसे हो यूनिफाइड, तो व्हाट दे हैव डन, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी दे वांट। तो ह्यू आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी एंड अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल एंड कैपिटल। अनहिंडर्ड का मतलब बिना किसी बाधा के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ताकि मूवमेंट्स, पीपल, गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट किया जा सके। तो फॉर दैट पर्पज इन 1834 एक कस्टम यूनियन, या वी कैन सेट जोल्वेराइन फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव, किसकी पहल पर बनी, प्रूशिया। यानी कि कस्टम यूनियन बनाएगी इन 1834 में कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी लाने के लिए, ताकि अनहिंडर्ड यानी कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मूवमेंट हो सके, किसका, पीपल का, गुड्स का और कैपिटल का। तो कस्टम यूनियन बनी। और वी कैन से दैट जोल्वेराइन फॉर्म्ड एट द, किसकी पहल पर इनिशिएटिव बनाया गया, प्रूशिया। एंड हु ज्वाइंड हियर बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट ऑल्सो, क्योंकि जर्मन स्टेट उस समय क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। एंड व्हाट हैपेंड व्हेन द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर, सबसे पहले जो यूनियन बैरियर, जो टैरिफ बैरियर्स थे, जो हम कह रहे हैं ना कस्टम, जैसे 11 टाइप्स के जो कस्टम बैरियर्स उनको पे करने पड़ रहे थे, सबसे पहले उसको एबोलिश किया, ख़त्म किया गया। एंड सेकंड, रिड्यूस नंबर ऑफ हब, हमने पढ़ा था जो जर्मनी 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था, सबकी डिफरेंट करेंसी थी, डिफरेंट मेजरमेंट था, तो इसमें क्या किया गया, रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2, यानी कि पहले कितनी करेंसी यूज होती थी इस एरिया में, 30, और अब उसकी जगह कितनी कर दी गई, इस यूनियन ने 2 कर दी गई। दीज वर द मेन एम, क्लियर। यानी कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी करने के लिए उन्होंने क्या बनाई, इन 1834 में एक यूनियन बनाई, जिसको जोल्वेराइन नाम दिया गया। और किसकी पहल पर बनी, इनिशिएटिव लिया गया, प्रूशिया ने बनाया। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, यानी कि मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, इंक्लूडेड इन दैट। एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट यूनियन टैरिफ, सबसे पहले क्या एबोलिश किया, टैरिफ, यानी कि टैरिफ बैरियर्स, एंड रिड्यूस नंबर ऑफ कस्टम करेंसीज। हाउ मैनी करेंसीज वर देयर, 30 सब कितनी करेंसी यूज होने लगी, 2। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द हियर many topics here today. In next video we will discuss the rest of the topic. Thank you.